एपिसोड नंबर 101 की स्टार्टिंग होती है और फूजिन चेन यान की गर्दन पे निशान बना देख मन में कहने लगता है ये चोट झूने वानबई को तब दी होंगी जब वो उसके गले पड़ गया था। और फिर वो कहता है वानबई, और वहीं वानबई रोने लगती है और उसे ऐसा रोता देख मन में कहने लगता है कि मैं वही काम कैसे कर सकता हूँ जो झूने अभी अभी वानबई के साथ किया था। और फिर वो यान के आंसू पोंछते हुए कहता है यान मुझे माफ करना, और मैं ये सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता था, और ये सब सोच में खुद पर से कंट्रोल खो बैठा। और यान अब तुम मुझसे वादा करो कि फ्यूचर में जो कुछ भी हो तुम मुझे पहले बताऊंगी और मुझसे मदद मांगूंगी, ठीक है? और तुम मेरी हो और प्लीज अपनी रक्षा अच्छे से करो। यान क्या तुम प्लीज ऐसा मेरे लिए कर सकती हो? उसकी ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है मास्टर फूजिन चेन कांप रहे हैं और मैंने इससे पहले उन्हें अपने ऊपर से आपा खोते हुए नहीं देखा। तो ये गुस्सा और उसकी ये माफी। और फिर फूजिन चेन कहता है मुझे माफ करना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब यान उससे कहती है मैं तुम्हें फिर से मेरे बारे में चिंता नहीं करने दूंगी। फिर वो मन में कहने लगती है ये सब देखते हुए कि वो मेरी कितनी ज्यादा परवाह करता है। और तभी यान जोर से चीखती है और उसे ऐसा चीखता देख फूजिन चेन अपना कोट निकालकर उसको पहना देता है और उससे कहता है क्या तुमको सर्दी लग चुकी है? मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है और ये जैकेट पहन लो और कार में बैठो। फिर यान कहती है अब जब आपने मुझसे पूछ ही लिया है तो मुझे सच में आपकी एक चीज में मदद चाहिए। फिर फूजिन चेन हैरानी से कहता है कहो क्या बात है? फिर यान कहती है क्या आप मिस्टर जू को अरेंज कर सकते हैं ताकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके? फिर फूजिन चेन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त के पिता को एक अच्छे सुरक्षा के लिए उन्हें क्वार्टर में ले जाऊंगा और इसी के साथ उनकी बीमारी के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर को भी बुलाऊंगा। उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ गार्ड्स भी होंगे, ये कैसा रहेगा? फिर यान कहती है ये बढ़िया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर फूजिन चेन। फिर फूजिन चेन कहता है और इसी के साथ मैं तुम्हारी दोस्त की ग्रैंड माँ के लिए किसी को भेजूंगा और अगर कुछ भी उनके साथ गलत होता है तो मैं तुरंत तुमको बता दूंगा। फिर यान खुश होती हुई कहती है बहुत ही बढ़िया, सच में मास्टर फूजिन चेन आप बहुत ही दूर की सोचते हैं। और फिर फूजिन चेन उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहता है यू आर वेलकम। और फिर वो मन में कहने लगता है आखिरकार यान मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और फिर वो यान के माथे को चूमते हुए उससे कहता है यान प्लीज तुम मुझ पर और भरोसा करना। फिर वो गार्ड और वो व्यक्ति फूजिन चेन के पास आते हैं और कहते हैं मास्टर फूजिन चेन आप चिंता ना करें, हम इस क्षेत्र के प्रोफेशनल हैं और हम मरीज की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। फिर गार्ड कहता है और हम मिस्टर की अच्छी तरह से सुरक्षा करेंगे, हम किसी को भी एक्सेस कार्ड के बिना प्रवेश नहीं करने देंगे। अब फूजिन चेन कहता है बढ़िया है, तो फिर मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। फिर यान कहती है मास्टर फूजिन चेन शुक्रिया, और अब आखिरकार जियाओ जियाओ को राहत मिल ही जाएंगी है। और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है यान तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ये सोचो कि कल तुम मेरे डैड से मिलोगी तो तब क्या पहनोगी। की बात सुन यान मन में कहती है हाँ वो सही कह रहा है, कल मैं उसके पिता से मिलूंगी तो मुझे क्या पहनना चाहिए, और ऐसे इम्पोर्टेंट अवसर के लिए तो मुझे कोई अच्छी ड्रेस पहननी होगी। पिछली बार तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए जो शॉपिंग करी थी मुझे उनमें से कोई ड्रेस चुन लेनी चाहिए, और आप इस बारे में क्या कहते हैं मास्टर फूजिन चेन? और ये कहकर यान आगे बढ़ने लगती है। तभी फूजिन चेन कहता है अगर मेरी मॉम को इस बारे में पता चल गया कि तुम मेरे डैड से मिलने के लिए तैयार हो रही हो तो निश्चित रूप से वो तुमको और नए कपड़े खरीदने के लिए ले जाएंगी। ये सुनते ही यान रुक जाती है और फिर वो मन में कहने लगती है हाँ वो ऐसा कर सकती है। फिर यान कहती है तो फिर मैं खुद ही जाकर कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ, बाय मास्टर फूजिन चेन। और फिर फूजिन चेन कहता है क्या मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त की मदद करने के लिए हूँ, और क्या अब तुम मुझे ठुकरा रही हो? सच में तुम्हारा दिल कितना कठोर है। और उसे ऐसा कहता देख यान ब्लश करने लगती है और कहती है मैं तुम्हें कैसे ठुकरा सकती हूँ, मैं तो सिर्फ कुछ कपड़े खरीदने के लिए जा रही हूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है वो फिर से वैसा ही कर रहा है अपनी मॉम की तरह एक ड्रामा। फिर फूजिन चेन कहता है तो क्या तुम ये बात जानती हो कि मेरे डैड को कौन सा ड्रेसिंग स्टाइल पसंद आता है? फिर यान हिचकिचाते हुए कहती है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। और फिर वो दोनों ही कार में बैठकर जाने लगते हैं और वहीं यान मन में कह रही होती है मिस्टर फू ने बिजनेस की दुनिया में बहुत कुछ किया है तो वो जरूर बहुत ही ज्यादा नखरे वाले होंगे। और फिर वो कहती है फूजिन चेन क्या होगा अगर तुम्हारे डैड को मैं पसंद नहीं आई तो? और फिर वो मन में कहने लगती है तो फिर हम दोनों को हमारा रिश्ता खत्म करना होगा। और वहीं फूजिन चेन उसकी ये बातें सुन उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है डरो मत, मैं उन्हें भी तुम्हारे जैसा बना दूंगा। और वहीं यान उसे देख मन में कहती है ये अजीब बात है, मैं जब भी उसको मुस्कुराता हुआ देखती हूँ तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों शॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की यान को कपड़े दिखाते हुए कह
कह रही होती है, मिस यान आपका स्वागत है और ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन है। हमारे पास और भी ग्राहक है जो कि इस ड्रेस को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उन पर ये ड्रेस बिल्कुल भी फिट नहीं होता। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा स्लिम है, ये ड्रेस आप पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इस ड्रेस में आप बहुत ही सही लग रही हो। और वहीं यान खुद को उस ड्रेस में देख कांपते हुए मन में कहने लगती है, लेकिन इस लिमिटेड एडिशन ड्रेस की कीमत $1,00,000 से भी ज्यादा है। आखिरकार ये ड्रेस किस चीज से बनी है जो इतनी ज्यादा महंगी है, लेकिन मैं इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। नहीं, लेकिन मैं ये ड्रेस को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिर यान हिचकिचाते हुए उस लड़की से कहती है, लेकिन मुझे इसका रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और वो लड़की कहती है, क्या कलर, लेकिन इसका कलर तो अच्छा है। और वहीं फूजिन चेन बुक पढ़ रहा होता है और फिर यान उस लड़की से कहती है, मुझे लगता है कि मुझे कोई और ड्रेस ट्राई करनी चाहिए। फिर वो लड़की कहती है, ये कितनी अफसोस की बात है, आखिरकार कोई तो था जो इस ड्रेस में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे मिस, हमारे यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ये ड्रेस जिसकी कीमत $1,30,000 है, लेकिन ये ड्रेस आपको 50% का डिस्काउंट लगाकर 65,000 में मिल सकती है। की बातें सुन यान हैरानी से मन में कहने लगती है, क्या सेल, ये कितनी अजीब बात है, मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता था कि लग्जरियस दुकान में भी सेल लगती है। और फिर यान का गुड साइड मन में कहता है, लेकिन इस ड्रेस पर डिस्काउंट लगाने के बाद भी इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। और फिर यान का बैड साइड मन में कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे इस ड्रेस पर इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे इम्पोर्टेंट अवसर के लिए कुछ पैसे खर्च हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर यान उससे कहती है, ठीक है, तो फिर मैं इसे बाय कर लेती हूँ और चेकआउट करने से पहले मैं चेंज कर आती हूँ। लड़की कहती है, हाँ ठीक है। और फिर यान चेंज करने के लिए चली जाती है और वहीं वो लड़की फूजिन चेन से कह रही होती है, मास्टर फूजिन चेन, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया। फूजिन चेन उससे कहता है, बढ़िया, तो चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं। और वहीं फूजिन चेन उसे एक ब्लैक कार्ड देता है और वहीं वो लड़की कह रही होती है, पॉसिबल है कि एक लग्जरियस स्टोर में सेल लगे मास्टर फू, लेकिन जो आपने मिस यान के लिए किया ये बहुत ही बड़ी बात है और आप अपनी लवर के प्रति बहुत ही अच्छे हैं। फिर फूजिन चेन उससे कहता है, वो मेरी फियोंसे है। तब वो लड़की हैरानी से कहती है, क्या? और फिर फूजिन चेन उससे कहता है, वो मेरी फियोंसे है। कि ये बात सुन वो लड़की हिचकिचाती हुई कहती है, अच्छा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और तभी यान वहाँ आ जाती है और उन दोनों को साथ देख लेती है। और फिर वो मन में कहती है, मास्टर फूजिन चेन इस क्लर्क के साथ इतने खुश होकर बात कर रहे हैं, तो क्या वो हर किसी के साथ इसी तरह अच्छे से बात करते हैं? क्यों आखिरकार मुझे इतना अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? फिर यान उनके पास आती है और उस क्लर्क को फोन देते हुए कहती है, चेक प्लीज। और तभी फूजिन चेन उसे रोकते हुए कहता है, मैंने पैसे दे दिए हैं, चलो अब चलते हैं। फिर यान हैरानी से कहती है, क्या तुमने पैसे दे दिए? लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसे मैं दूंगी। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है, ये तुम्हारी वर्किंग यूनिफॉर्म है। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है और वहीं यान कह रही होती है, प्लीज धीरे चलो, तुम बहुत तेज चल रहे हो। वहीं वो लड़की कह रही होती है, मास्टर फूजिन चेन, अगली बार हम आपके आने का इंतजार करेंगे। और फिर वो लड़की मन में कहने लगती है, वो सच में बहुत ही तेज चलते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनको इस बात का डर है कि पर्दा उठ जाएगा। और मास्टर फूजिन चेन अपनी प्रेमिका की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं। और फूजिन चेन और यान शॉप से बाहर निकल रहे होते हैं और वहीं यान फूजिन चेन को देख उससे कहती है, वैसे मास्टर फूजिन चेन, आप उस क्लर्क से क्या बात कर रहे थे? अब फूजिन चेन उससे कहता है, तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रही हो? और फिर वो मन में कहने लगता है, क्या उसे पता चल गया कि क्लर्क और मैंने वो डिस्काउंट वाली बातें झूठ बोली थी? क्या उसने हमारी बातें सुन ली थी? वहीं यान भी उसे देख मन में कह रही होती है, उसका ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब है। और वहीं शॉप में उस क्लर्क और फूजिन चेन का बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। यान, तुम्हें क्या दिक्कत है और आप इतने तुच्छ क्यों हो जाते हैं? लड़कियों का फूजिन चेन की तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल बात है, और ऐसा कैसे हुआ कि मैंने इससे पहले इस बारे में कभी नहीं सोचा। और फिर यान मुंह फेर लेती है और मुंह फुलाती हुए कहती है, कुछ नहीं, तुमको पूरा अधिकार है कि तुम जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो और भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ पूछा था। वहीं फूजिन चेन उसे देख कहता है, यान, क्या तुमको जलन हो रही है? तब यान कहती है, नहीं नहीं, मुझे क्यों होंगी भला जलन? और फिर फूजिन चेन यान की गाल खींचते हुए कहता है, यान, पूरे दिन भर बकवास बातें सोचना बंद करो। यान कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वहीं फूजिन चेन मन में कह रहा होता है, जब भी उसे जलन होती है या वो मुझसे झगड़ा करती है तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और फिर यान आगे बढ़ती हुए कहती है, मुझे जाने दो, मुझे स्कूल वापस जाना होगा। और फिर वो मन में कहने लगती है,
सच में ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है और वो सच में मन ही मन मुझ पर हंस रहा होगा। फिर वो उससे कहती है तुम अपनी पसंद के किसी भी पर्सन के साथ जहाँ चाहो तुम वहाँ जा सकते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तभी फू जिनचेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है इससे तुम्हारा कैसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस उस क्लर्क का शुक्रिया कर रहा था जो उसने इतनी अच्छी ड्रेस ढूंढी जो तुम पर इतनी अच्छी सूट हो रही है। और तुम सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और यान उसे देख ब्लश करने लगती है और फिर फू जिनचेन आगे बढ़ते हुए कहता है यान। और तभी यान आगे बढ़ हिचकिचाते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे जाकर चैट करते हो और हमें इस पर एक कदम उठाना चाहिए। और वहीं फू जिनचेन मन में कह रहा होता है बेशक मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा क्योंकि इस पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हूँ जो तुम्हारा लवर बन सकता है, तो मैं ये अवसर किसी और को कैसे दे सकता हूँ। फिर फू जिनचेन उससे कहता है क्या तुमको आज मजा आया यान। और वहीं यान बाजू में देख रही होती है और तभी उसके बाजू से एक फैमिली गुजर रही होती है जिसमें से एक लड़की कह रही होती है हाँ मैं फिर से अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। और फिर उसकी मॉम कहती है सच में तुम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो और मैं और तुम्हारे डैड तो थक गए। और वहीं यान मन में कह रही होती है वो लड़की और उसके मॉम डैड वो सच में बहुत ही ज्यादा लकी है। और फिर वो अपने पास्ट की बातें याद करने लगती है जहाँ पर गाउसिया चिल्लाती हुई उससे कह रही होती है यान क्या तुमने लिविंग रूम की सफाई कर ली और आखिरकार तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। फिर यान कहती है हाँ मैं बस खत्म कर ही रही हूँ। और फिर तभी टीवी पर अम्यूजमेंट पार्क का एड आता है और उस एड को देखकर जिंग याओ और यान की आंखें चमचमाने लगती है। और फिर जिंग याओ गाउसिया की गोद में जाकर उससे कहता है मॉम मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। तब गाउसिया कहती है हाँ ठीक है मैं अभी टिकट बुक करती हूँ। और फिर यान कहती है मैं भी जाना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुन गाउसिया गुस्से से पीछे मुड़ती है और उससे कहती है क्या तुमने लिविंग रूम की पूरी साफ सफाई कर ली है और क्या तुम इतनी सी भी बात नहीं समझ सकती कि मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क कैसे जाने दे सकती हूँ। और इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क में वाटरफॉल के नीचे जिंग याओ स्विम सूट पहन के स्विमिंग भी करेगा और तुम एक लड़की हो तो स्विम सूट पहन के तुम अपनी बॉडी का प्रदर्शन कैसे कर सकती हो। और वहीं जिंग याओ यान को चिढ़ाने लगता है और यान अपने पास्ट की बातें याद कर रही होती है जहाँ पर गाउसिया फोन पर किसी से कह रही होती है माय डियर क्या कल तुम्हारे पास समय है। जिंग याओ ने जोर देकर कहा कि कल तुम उसको अम्यूजमेंट पार्क ले जाओ। और यान ने कहा कि उसको अम्यूजमेंट पार्क में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो घर पर ही रहेंगी और उसे बुक्स पसंद है तो वो बुक्स पढ़ेंगी, तो नैनी उसकी देखभाल कर सकती है। तो फिर ठीक है डियर मिलते हैं फिर कल, तुम बहुत देर तक काम मत करना और अपना ख्याल रखना। और फिर सीन शिफ्ट होता में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर यान के डैड कह रहे होते हैं फिर चलो चलते हैं अम्यूजमेंट पार्क। और वहीं घर के ऊपर से यान ये सब देख रही होती है और फिर जिंग याओ कहता है डैड मुझे एक बलून चाहिए। फिर डैड कहते हैं हाँ जरूर तुम जो चाहो तुम वो खरीद सकते हो। फिर रात हो जाती है और वो लोग वापस आ जाते हैं जहाँ पर यान मन में कहती है मैंने उस रात बहुत सारे रंग बिरंगे बलून्स देखे। और वहीं जिंग याओ हंसते हुए कह रहा होता है आज हमने सच में बहुत ही ज्यादा मजे किए। वहीं दूर से यानो ने देखते हुए मन में कहती है वो बलून्स कितने ज्यादा सुंदर है और किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मैं उस खुशी से वंचित रह गई। रंग बिरंगे वो बलून्स और सपने जैसा वो अम्यूजमेंट पार्क और एक हैप्पी फैमिली। तभी फू जिनचेन यान के पास बलून्स लेकर आता है और उससे कहता है यान ये लो बलून्स। और यान हैरान होती हुई कहती है मास्टर फू जिनचेन आपने ये अम्यूजमेंट पार्क की टिकट कब खरीदी और ये बलून्स भी। तो फू जिनचेन कहता है मैंने ये सब तब खरीदा जब ख्यालों में तुम खोई हुई थी। फिर यान कहती है लेकिन मैं इससे पहले कभी भी अम्यूजमेंट पार्क में नहीं गई तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तब फू जिनचेन कहता है मैं भी इससे पहले अम्यूजमेंट पार्क में कभी नहीं गया लेकिन मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। यान हैरानी से कहती है और फू जिनचेन उसे अंदर ले जाने लगता है और वहीं यान उसे देखते हुए मन में कह रही होती है ये व्यक्ति सच में बहुत ही ज्यादा विचारशील है और वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है ताकि मुझे कोई दबाव महसूस ना हो। अब आखिरकार ये बलून्स मेरे हैं और वो दोनों ही अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर यान फू जिनचेन से कहती है मैं थक गई हूँ और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अम्यूजमेंट पार्क में खेलना शॉपिंग करने से भी ज्यादा थका देने वाला है। फू जिनचेन कहता है क्या अभी तो हमने सिर्फ आधे ही झूले ट्राई किए हैं और तुम अभी से ही थक गई। फिर यान कहती है बस मुझे अब आराम करने दो। और फिर यान की नजर एक झूले पे पड़ती है और कहती है ये तो फेरिस व्हील है और ये कितने ज्यादा सुंदर है। और जियो जियो ने मुझसे कहा था अगर दो लवर्स फेरिस व्हील में बैठते हैं और एक दूसरे को किस करते
हैं तो वो दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। और फिर फूजिन चेनयान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है क्या जीवन भर साथ रहेंगे, तो फिर चलो हम दोनों उस फेरिस व्हील पर चलते हैं और चलकर उसकी राइड करते हैं। और यान उसे देख ब्लश करने लगती है और यान फूजिन चेन की बातें सुन मुंह फेरती हुए उससे कहती है बेवकूफ मत बनो, ये सिर्फ एक कहानी है और ये बात सच कैसे हो सकती है। और फिर तभी फूजिन चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच उससे कहता है यान अगर तुम इसे आजमाती नहीं हो तो तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि ये बात सच है या भी नहीं। और फिर वो दोनों जाकर झूले के अंदर बैठ जाते हैं और फूजिन चेन यान से कहता है यान मैं इतना मोटा नहीं हूँ, तुम मेरे बाजू में आकर बैठ सकती हो, काफी जगह है यहाँ पर। अब यान कहती है मेरे ख्याल से इस तरह बैठना ज्यादा आरामदायक है। और फिर इसके बाद वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और यान बाहर देखते हुए मन में कहती है हम फेरिस व्हील के टॉप पर पहुँच चुके हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम इन बातों पर विश्वास ना करें। और फिर तभी आतिशबाजी होने लगती है और यान उस साइड देखती हुए कहती है आतिशबाजी, वो लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। तभी थोड़ा झूला हिलता है जिससे यान का बैलेंस बिगड़ जाता है और फूजिन चेन आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है यान तुम बेवकूफ हो, तुम सच में एक छोटी बच्ची की तरह बर्ताव कर रही थी। उसकी ये बात सुन यान गुस्से से कहती है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ और मैं इससे पहले फेरी वेल में कभी नहीं आई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर खड़ा नहीं होना है। फिर तभी फूजिन चेन यान को किस करने लगता है और वहीं पीछे आतिशबाजी हो रही होती है। और फिर फूजिन चेन कहता है चलो यान पूरा जीवन एक साथ बिताए और ये पता लगाए कि ये कहानी सच है या नहीं। लेकिन यान अब तुमको अच्छी तरह से तैयार होना होगा और अब से तुमको पहला एक्सपीरियंस मेरे साथ मिलेगा। कि ये बात सुन यान हैरानी से कहती है क्या मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। फिर यान को बात समझ में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा ब्लश करती हुए कहती है क्या तुम बात कर रहे हो। और फिर फूजिन चेन कहता है क्या हुआ, तुम किस फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोच रही थी। अगर यान तुम ये सब मेरे साथ करना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम ये चाहती हो। फिर यान की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं और ड्राइवर कहता है मास्टर फूजिन चेन, ऐसा लगता है कि मिस यान सच में बहुत ज्यादा थक चुकी है। फूजिन चेन कहता है हाँ, और तुम ध्यान से गाड़ी चलाओ। और वहीं यान सोते हुए मन में कह रही होती है इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है, आखिरकार ये है क्या ये एक केक है। और वहीं फूजिन चेन यान को ये सब करता देख हैरान होते हुए मन में कहने लगता है यान आखिरकार ये कर क्या रही है। और फिर यान नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है मॉम मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और सच में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। वहीं फूजिन चेन कांपते हुए मन में कहता है क्या उसे थकान के मारे भूख लग गई है, सच में ये कितनी ज्यादा भूखी है। और फिर ड्राइवर कहता है वैसे मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा क्षमाशील है। और वहीं यान नींद में कह रही होती है सच में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर फूजिन चेन कहता है चुप हो जाओ और बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। अब वो ड्राइवर हंसते हुए कहता है ओके मास्टर। और फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहां यान सोकर उठ जाती है और कहती है क्या हम घर पहुंच गए। तब फूजिन चेन उससे कहता है तुम जाग गई। और यान कह रही होती है हम पहुंच गए, और वैसे ड्राइवर कहाँ है। अब चंगमन कहता है बहुत देर हो चुकी थी तो इसलिए मैंने उसे घर जाने दिया। फिर यान कहती है क्या मैं इतनी देर से सो रही हूँ तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, और अब मुझे भी जाना चाहिए, बाय मास्टर फूजिन चेन। फिर फूजिन चेन कहता है तुम जा रही हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो। तब यान कहती है क्या मैं कुछ भूल रही हूँ, अरे हाँ। और फिर वो फूजिन चेन को किस करते हुए कहती है गुड नाइट। और फिर यान कार से बाहर निकलते हुए कहती है फिर मिलते हैं, बाय। फिर तभी फूजिन चेन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है तुम बेवकूफ, अब तुम अभी भी आधी नींद में हो तब भी तुम इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो सकती हो। तुम ये बात जानती हो कि ये कितना ज्यादा रोमांचक हो जाता है, और अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें शांत होने में मदद करनी होगी। ये बात सुन यान कहती है और फिर फूजिन चेन यान की नेक पर बाइट करने लगता है और वहीं यान कांपते हुए कहती है मास्टर फूजिन चेन आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे हर्ट हो रहा है। फिर फूजिन चेन कहता है क्या अब तुम शांत हो और तुम अब मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यान क्या तुमको याद नहीं है कि अभी अभी तुमने क्या किया था। और तभी यान का हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर टच हो जाता है और यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है बिल्कुल नहीं, जो चीज मुझे पीछे से छू रही है वो अचानक क्यों। फिर फूजिन चेन यान को अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है ये देखो तुमने क्या किया। और यान उसे देख हैरानी से कहती है क्या ये मैंने किया है, और मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी इसलिए मुझे नींद आ गई, और ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने परियों की कहानियों के बारे में जिक्र किया था जिसके कारण सपने में मुझे केक दिखा। और फिर फूजिन चेन कहता
कहता है क्या तुम ये जानना चाहोगी कि फेरी टेल के बाद में क्या होता है। और ये अडल्ट्स की कहानी है। अडल्ट्स जो कहते हैं उनको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसकी ये बात सुन यान ब्लश करते हुए थोड़ा सा चौंकती है और तभी फूजिन चेन यान के कानों को बाइट करने लगता है और वहीं यान कह रही होती है प्लीज ऐसा मत करो, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नींद में चक्कर आ गया था। और फिर फूजिन चेन कहता है तो क्या अभी अभी जब तुमने मुझे किस किया तो तुम्हें चक्कर आ गया था, और जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हें इससे नफरत है ना। उसकी बातें सुन यान मन में कहने लगती है मुझे इससे नफरत नहीं है, और ना केवल मैं सिर्फ इससे कुछ हद तक नफरत नहीं करती। और फिर वो उससे कहती है प्लीज मास्टर फूजिन चेन रुक जाइए, अगर हमें कोई ने इस तरह देख लिया तो क्या होगा। अब वो कहता है देर रात हो चुकी है और हम उपनगर के एक विला में हैं तो हमें कौन देखेगा। और तभी यान चौंकती है और हैरानी से मन में कहती है क्या वो कम से कम मैंने पूरे दिन अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया जिस कारण मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और ये सामान्य से भी ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। और वहीं फूजिन चेन उसे इस तरह देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है उसका ये रिएक्शन सच में वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। और फूजिन चेन मन में कह रहा होता है और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं अगर मैं इसे जारी रहने दूं, और अब मैं इसमें डूब रहा हूँ। और वहीं यान कांपते हुए कह रही होती है प्लीज मास्टर फूजिन चेन रुक जाइए, और मैं अभी तक मिस्टर फू से नहीं मिली हूँ और मुझे अभी तक नहीं पता अगर मैं इस पर फूजिन चेन उससे कुछ नहीं कहता और मन में कहता है मैं लगभग वहाँ पर पहुँच ही गया हूँ। और फिर वो यान के चेहरे को छूते हुए उससे कहता है तो क्या यान तुम्हारा ये मतलब है कि मेरे डैड से मिलने के बाद हम ये सब कर सकते हैं। और फिर वो मन में कहता है यान ने लगभग मुझे अपना दिल दे ही दिया है। अब यान कहती है नहीं, और तभी फूजिन चेन उसे किस करने लगता है और मन में कहता है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और तुम सिर्फ मेरी हो। और यान उसे इस तरह देख ब्लश करने लगती है और फिर वो तुरंत घूम जाती है और उससे कहती है मास्टर फूजिन चेन बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। और फिर वो मन में कहने लगती है ओ गॉड मैं अभी अभी उसकी ये हग की दीवानी हो गई थी। फिर वो तेजी से अंदर जाने लगती है और तभी फूजिन चेन उससे कहता है तुम हमारा एग्रीमेंट मत भूलना। अब यान हिचकिचाते हुए उससे कहती है मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। और फिर फूजिन चेन अपनी उंगली को देखते हुए कहता है क्या सच में, और सच में तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। फिर वो मन में कहता है झूठ बोलने वाली लड़की, मैं तुम्हें इसे अभी या बाद में स्वीकार करवा ही दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ यान घर के अंदर एंटर होते हुए कहती है मैं घर वापस आ गई। और यान को वहाँ देख लिनियान और गाउसिया थोड़ा सा चौंकते हैं और फिर गाउसिया यान से कहती है यान आखिरकार तुम घर वापस आ ही गई, और लिन यान कितने समय से तुम्हारे यहाँ पर इंतजार कर रहा था। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है क्या मेरा इंतजार, तुम लोग एक दूसरे को चोरी छुपे डेट कर रहे होंगे और तुमको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं घर वापस आऊंगी। और फिर यान उनसे कहती है लिन यान मेरा इंतजार क्यों करेगा भला, स्कूल की सभी लड़कियां उसके लिए पागल है और उसकी गर्लफ्रेंड कई दिनों से मुझसे चिड़ी हुई है। उसकी बातें सुन गाउसिया लिन यान की तरफ देखते हुए कहती है क्या गर्लफ्रेंड। फिर लिन यान कहता है मुझे माफ करना कि मेरे क्रेजी फैंस ने तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैं सच में उन लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानता। अगर वो फिर से तुमको कोई धमकी दे तो प्लीज तुम मुझे कांटेक्ट करना, मैं आकर उसे ये स्पष्ट कर दूंगा। और वहीं बाजू में गाउसिया शांत खड़ी होकर उसे घूर रही होती है। और फिर यान मन में कहने लगती है गाउसिया का हमेशा से ये मानना है कि वो एकमात्र महिला है जिससे लिन यान प्यार करता है, लेकिन असल में तो वो छोटी लड़कियों को पसंद करता है। और वैसे भी लिन यान चालाकी इस्तेमाल करने में अच्छा है, लेकिन इससे गाउसिया को उस पर शक हो जाएगा। और अगर तुम एक दूसरे के लिए द्वेष रखते हो तो ये तो और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। और यान कह रही होती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या लिन यान का इतनी देर से मेरे घर आना क्या सही है। और लिन यान आधी रात को तुम मेरे घर मेरे स्टेप मॉम के साथ, अगर लोग तुम्हें इस तरह देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। उसकी बातें सुन गाउसिया और लिन यान गिल्टी महसूस करने लगते हैं और मन में कहते हैं यान ने अचानक ये बात क्यों कही, क्या उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। और फिर गाउसिया मन में कहने लगती है नहीं ये नामुमकिन है, वो सिर्फ मेरे बारे में बुरा बोलना चाहती होंगी। और फिर वो उससे कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो बस इतना चाहती थी कि लिन यान तुमको सरप्राइज दे। और यान क्या तुम ये बात नहीं जानती कि मैं तुम्हारे डैड से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर यान कहती है मैं तो बस हमारे परिवार और आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ मिस गाउसिया। और फिर गाउसिया मन में कहने लगती है वो मुझसे बात निकालवाने की कोशिश कर रही है, वो कब से इतनी ज्यादा चालाक हो गई। और फिर लिन यान कहता है यान इसका ये मतलब है कि तुम मेरी परवाह करती हो। उसकी ये बात सुन यान मन
मन ही मन हंसते हुए मन में कहती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिन यान इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है। और फिर वो कहती है, मुझे माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और मैं आपकी मेजबानी नहीं कर सकती। गाउसिया कहती है, अरे तुम्हें अपने आचरण के प्रति सावधान रहना चाहिए। आखिरकार लिन यान एक शक्तिशाली परिवार से है। फिर यान गुस्से से कहती है, क्या आपका मतलब उसके परिवार से किसी कमीने व्यक्ति की पहचान से है? और उसे ऐसा कहता देख गाउसिया चौंकते हुए मन में कहती है, उसे ये कैसे पता चला? और फिर यान अपने रूम में आ जाती है और मन में कहने लगती है, मैं डैड को कैसे बताऊं कि गाउसिया उन्हें धोखा दे रही है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन की मॉम कह रही होती है, यान मैं यहाँ पर हूँ। और फिर वो यान के पास आकर उसका हाथ पकड़ती हुए उससे कहती है, यान तुम्हारे ससुर तुम्हें यहाँ उनका स्वागत करता देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और फिर यान मन में कहने लगती है, क्या फादर इन लॉ? सच में मिसेस फू हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और तभी फ्लाइट आ जाने की अनाउंसमेंट होती है और मॉम यान और फूजिनचेन का हाथ मिलाते हुए कहती है, वो बस किसी भी पल आते ही होंगे और तुम दोनों इंटीमेट होना याद रखना, ठीक है? और फिर मॉम आवाज देती हुए कहती है, हनी हम यहाँ पर है। और वही फूजिनचेन के डैड आ रहे होते हैं और फिर मॉम जाकर उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, हनी आखिरकार तुम वापस आ ही गए। फिर डैड कहते हैं, डार्लिंग कितने समय बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और वहीं यान उनकी बातें सुन कांपते हुए मन में कहने लगती है, मिस्टर फू बहुत ही ज्यादा ठंडे दिखते हैं लेकिन उनकी बातें बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वहीं मॉम उनसे कह रही होती है, बच्चों के सामने मुझे डार्लिंग मत कहो, ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और वहीं इस तरफ यान मन में कह रही होती है, उनका व्यवहार उनके स्वभाव से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और फूजिनचेन की मॉम कह रही होती है, इस बार आपको बिजनेस ट्रिप पर इतना समय क्यों लग गया? क्या आपको पता है कि मुझे आपकी कितनी ज्यादा याद आती थी? डैड कहते हैं, डार्लिंग मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। और वहीं यान उन्हें देख मन में कहने लगती है, ओ गॉड क्या मैं सही देख रही हूँ? वो ब्लश कर रहे हैं। और वहीं बाजू में फूजिनचेन को ये सब देखने की आदत पड़ चुकी होती है। और फिर वो दोनों यान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं मॉम कह रही होती है, देखो यान आपको यहाँ एयरपोर्ट पर लेने आई है और मैंने आपको उसके बारे में पहले भी कहा है। फिर यान उनसे कहती है, आप कैसे हैं मिस्टर फू? डैड कहते हैं, अच्छा तो तुम हो यान। और उन्हें ऐसा कहता देख यान शांत हो जाती है और डरते हुए मन में कहने लगती है, मिस्टर फू का ऐसा लुक, क्या मैं उन्हें पसंद नहीं आई? मैं बहुत ही ज्यादा तनाव में महसूस कर रही हूँ। और वहीं डैड उन दोनों को तेज नजरों से देख रहे होते हैं और वहीं वो दोनों ही नर्वस होते हैं। और यान मन में कह रही होती है, का लुक बहुत ही ज्यादा शार्प है। और फिर मिस्टर फू कहते हैं, डार्लिंग मुझे लगता है कि वो तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। उसकी ये बातें सुन मिसेस फू हंसती हुई कहती है, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? वहीं यान मन में कहने लगती है, वो सच में हमारी शक्ल की तुलना कर रहे हैं, तो क्या मुझे फूजिनचेन के डैड की स्वीकृति मिल गई है? और फिर फूजिनचेन उससे कहता है, यान तुम चिंता मत करो, तुम मेरी नजर में सबसे खूबसूरत लड़की हो। और उसे ऐसा कहता देख उसके डैड गुस्से से उसके पास आकर उससे कहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फूजिनचेन गुस्से में कहता है, लेकिन यान जितनी नहीं। और फिर डैड मन में कहने लगते हैं, कमीने। और वहीं फूजिनचेन भी मन में कहने लगता है, तुम बेवकूफ बुड्ढे हो। और तभी मॉम यान से कहती है, यान तुम उन दोनों को अनदेखा करो और चलो, मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराया है, चलो पहले वहाँ चलते हैं। फिर यान हैरानी से कहती है, क्या हम एक साथ खाना खाने जा रहे हैं? फिर मिस्टर फू कहते हैं, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? फिर वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, मेरे पास वापस यहाँ आने के लिए मुश्किल से समय मिलता है और तुम हमारा निजी समय ऐसे बर्बाद कर रही हो। कि ये बात सुन मिसेस फू थोड़ा गुस्सा होते हुए धीरे से उनसे कहती है, भी यान ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर मैं तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहू को खो दूं तो तुम्हें मेरे साथ सोने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उसकी बातें सुन मिस्टर फू शांत हो जाते हैं और तुरंत अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए कहते हैं, बिल्कुल हम सभी को एक साथ खाना खाना चाहिए। और यान तुम क्या खाना पसंद करोगी? कि ये बात सुन यान कहती है, और फिर वो मन में कहने लगती है, उनका एटीट्यूड इतनी तेजी से बदल गया। वहीं मॉम और फूजिनचेन एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हैं और फूजिनचेन मन में कहने लगता है, मॉम सच में बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है, ना कि उस बेवकूफ बुड्ढे की तरह। फिर यान कहती है, मैं हर चीज के लिए सहमत हूँ, मैं खाना खाने
में नखरे नहीं दिखाती। और फिर वो मन में कहने लगती है मिसेस फू ने मिस्टर फू को फंसा लिया है और साथ ही मुझे भी। और वो सभी लोग हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं जहाँ फू जिनचेन के डैड कह रहे होते हैं, यान मेरी वाइफ हर समय तुम्हारी ही बातें करती रहती है, ही में मेरा एक यहाँ पर काम था तो मैंने तुमसे मिलने का फैसला किया। फिर यान कहती है मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और फू जिनचेन भी आपकी बहुत ही ज्यादा बातें करता है और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर डैड कहते हैं ओ क्या सच में? फिर वो मन में कहने लगते हैं या ये कमीना मेरे बारे में बातें करता है, इम्पॉसिबल, और ये लड़की के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। और फिर यान पानी पीने लगती है और तभी अचानक मॉम चिल्लाती हुई कहती है वैसे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट बहुत ही नजदीक आ रही है तो इसीलिए हमने यान और फू जिनचेन के साथ अब्रॉड घूमने जाने का फैसला किया है और चलो एक फैमिली पोर्ट्रेट ले। की बात सुनते ही यान की मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है और वो हैरानी से मन में कहने लगती है उनके साथ एक ट्रिप और एक फैमिली पोर्ट्रेट। और फिर फू जिनचेन उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है मॉम और डैड हम आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पर दखल नहीं देना चाहते और हमारे पास और भी काम है। उसकी ये बातें सुन मॉम अपने आंसू पोंछते हुए कहती है डार्लिंग क्या तुमने ये सुना, हमारा बेटा बड़ा हो गया है और अब उसे हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर डैड गुस्से से मन में कहने लगते हैं उस कमीने ने मेरी डार्लिंग को रुला दिया। और फिर फू जिनचेन कहता है बेवकूफ बुड्ढे, अपनी डार्लिंग पर नजर रखो और उसे मेरी वुमन को परेशान मत करने दो। और फिर डैड फू जिनचेन की मॉम से कहते हनी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और तुम उस घटिया लड़के को नजरअंदाज करो। उनकी ये बातें सुन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें गले लगाती हुए कहती है डार्लिंग तुम बेस्ट हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और वहीं फू जिनचेन उन्हें ऐसा देख रहा होता है और फिर फू जिनचेन भी यान को खाना खिलाते हुए कहता है यान ये लो मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो। और वहीं यान उसे ऐसा करता देख हैरानी से मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि फू जिनचेन उसके मॉम डैड से इंस्पायर हो चुका है। फिर वो उससे कहती है नहीं मैं इसे खुद खा सकती हूँ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है मास्टर फू जिनचेन इतने एक्साइटेड क्यों है? और वहीं डैड उन्हें इस तरह देख मन में गुस्से से कहने लगते हैं मीने तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने रिश्ते को मेरे सामने साबित करने की? वहीं फू जिनचेन भी उन्हें देखते हुए मन में कहने लगता है हम दोनों आप दोनों से ज्यादा इंटीमेट है। और वहीं यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है मेरे परिवार की तुलना में उनका परिवार बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी से भरा हुआ है, सच में मुझे उन लोगों से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। और फिर सीन शिफ्ट उधर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ उन सभी लोगों ने डिनर कर लिया होता है और मॉम कह रही होती है देर हो रही है और डार्लिंग क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ काम करना है और हमें दोनों बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए? उनकी बातें सुन डैड मन में कहने लगते हैं आखिरकार अब तुम मेरे साथ अकेली रहना चाहती हो। और मॉम कह रही होती है फू जिनचेन और यान अपना ख्याल रखना और अब हम चलते हैं। और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। और वहीं यान हैरानी से कहती है वो लोग इतने तेजी से चले गए, सच में वो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट है। और फिर फू जिनचेन यान के माथे पे किस करते हुए उससे कहता है यान क्या तुम्हें उनसे जलन हो रही है? वैसे दूसरे लोगों को भी तुमसे जलन हो सकती है। यान मैंने जापान की एक वीक की ट्रिप बुक की है तो चलो कल एक साथ ट्रिप पर चलते हैं। फिर यान हैरानी से कहती है क्या एक साथ ट्रिप पर? और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है क्या जो तुम डिनर के वक्त कह रहे थे तो क्या तुम सीरियस कह रहे थे? तब फू जिनचेन कहता है हाँ बिल्कुल, अब तुम मेरे मॉम डैड से मिल चुकी हो और अब तुम मेरी मंगेतर हो तो क्या हमें इस बात का सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? उसकी बातें सुन यान हैरानी से मन में कहने लगती है क्या फू जिनचेन की ऑफिशियल मंगेतर? और फिर वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान हमें घर पर दिखाई जाती है जहाँ वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है और सामने से कोई हंसते हुए कहता है आखिरकार मास्टर फू जिनचेन ने अपने इच्छा का विरोध करना बंद कर ही दिया। उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है जियाओ जियाओ आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? और वहीं जियाओ जियाओ कह रही होती है उसने तो पहले तुमको अपने मॉम डैड से मिलाया और फिर उसने एक ट्रिप बुक करी, क्या ही प्लान बनाया है उसने? और क्या यान ये काफी नहीं है? अगर यान फू जिनचेन अगर वो तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं करना चाहता तो वो एक असली आदमी नहीं है। और यान इस बार तुमको अपनी यात्रा पर सभी सामान अच्छी तरह से रखना चाहिए, क्या पता कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए। ये सब बातें सुन यान हैरानी से मन में कहती है क्या तैयारी करनी चाहिए? और फिर जियो ब्लश करती हुए कहती है एक मिनट रुको मैं तुम्हें लिंक सेंड करती हूँ। और तभी यान के फोन पर एक मैसेज आता है और वो लिंक एक प्रोडक्ट का होता है। और यान उस प्रोडक्ट को देख बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है
क्या सच में यान को ये सब में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है? और मुझे अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस में जियाओ जियाओ से इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए था। और अब मैं अगले हफ्ते फुजिनचेन का सामना कैसे करूंगी? और फिर सीन शिफ्ट होता और वो दोनों हमें प्लेन में दिखाए जाते हैं जहाँ यान उबासी ले रही होती है और उसे ऐसे उबासी लेता देख फुजिनचेन उससे कहता है, यान क्या हुआ? क्या कल रात को अच्छी तरह से तुम्हें नींद नहीं आई? और फिर यान हिचकिचाते हुए मन में कहने लगती है, ये सब उस जियाओ जियाओ की गलती है। उसने कल रात मेरे साथ अजीब अजीब चीजों के बारे में बात की और इस कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। फिर फुजिनचेन यान को अपने पास खींचते हुए कहता है, हमें वहाँ पहुँचने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, तो तब तक तुम एक झपकी ले लो। अब यान कहती है, हाँ ठीक है। फिर कुछ देर बाद यान सो जाती है और फुजिनचेन उसे देख बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। और दूसरी तरफ घूमते हुए मन में कहता है, एक हफ्ते तक उसके साथ अकेले रहना, ऐसा लगता है कि मैंने खुद को फंसा लिया है। और वो दोनों ही जापान पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं और यान फुजिनचेन से कह रही होती है, वाओ इस रेस्टोरेंट का दृश्य कितना सुंदर है। और फिर फुजिनचेन कहता है, ये लो तुम और खाना खाओ ताकि तुम्हारे पास कल घूमने और खेलने की एनर्जी हो। और फिर यान वो डिश ट्राई करती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई कहती है, वाओ ये कितनी ज्यादा स्वादिष्ट है। और तभी एक थपथपाने का साउंड आता है और यान उस साइड देखती हुए कहती है, ये आवाज कैसी है? हमारे बाजू वाले कमरे में लगता है कोई गिर गया, क्या हमें लोगों को मदद के लिए बुलाना चाहिए? और तभी बाजू वाले रूम से आवाज आती है, रुक जाओ। और वो सुन यान बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और मन में कहती है, ये आवाज सीरियसली? जापानी लोग बहुत ही खुले विचार वाले होते हैं। और फिर बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है, लेकिन इस पर यान रिएक्ट नहीं करती और मन में कहने लगती है, मैं क्या करूं, मुझे अब फुजिनचेन को देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे बीच और भी ज्यादा अजीब होते जा रहा है। और फिर वो धीरे से फुजिनचेन की ओर देखती है, आखिरकार फुजिनचेन कुछ क्यों नहीं कह रहा है। तभी फुजिनचेन भी उसे देखता है और यान खुद को उसे देखता देख घबरा जाती है और आगे बढ़ती हुई कहती है, अरे वेट्रेस ने हमको मिठाई नहीं दी तो मैं उसे कह कर आती हूँ। और फिर वो मन में कहती है, ओ गॉड यहाँ पर रहना कितना ज्यादा अजीब है। तभी यान का हाथ ग्लास से टकरा जाता है जिससे पानी उछलकर फुजिनचेन के ऊपर गिर जाता है। और यान घबराते हुए कहती है, अरे नहीं। और फिर वो कपड़े से फुजिनचेन की शर्ट साफ करने लगती है और कहती है, मुझे माफ करिएगा, लाओ मैं इसे पोंछ देती हूँ। और तभी बाजू वाले रूम से आवाज आने लगती है और आवाज सुन यान और भी ज्यादा ब्लश करती हुए मन में कहती है, आखिरकार वो कुछ कहता क्यों नहीं और अब मुझे क्या करना चाहिए? और हम एक दूसरे के अब बहुत ही ज्यादा करीब है। और फिर फुजिनचेन कहता है, क्या हो गया? तब यान कहती है, हाँ ये अब ठीक है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर फुजिनचेन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मॉम डैड से मिलने के बाद। और फिर यान कहती है, मैं अभी अच्छी तरह से तैयार नहीं हूँ और मुझे अभी और थोड़ा समय चाहिए। फुजिनचेन कहता है, क्या तुम अभी भी और समय चाहती हो? और फिर यान इस पर उसे कुछ नहीं कहती और मन में कहने लगती है, ये नहीं जानती कि मैं उसके लिए अपनी फीलिंग्स के लिए स्पष्ट हूँ या नहीं, और मैं उसकी ये सज्जनता का लाभ उठा रही हूँ। और जब वो बहुत ही ज्यादा जुनूनी हो जाता है तो वो कुछ इस तरह दिखता है। और फिर फुजिनचेन कहता है, यान मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है, वो मुझ पर हावी होते जा रहा है और मैं उस वक्त कैसे रिएक्ट करूंगी मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर फुजिनचेन कहता है, आज मैं तुमको चूमता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? और फिर वो उसके माथे को चूमने लगता है। कि ये बात सुन यान हैरानी से कहती है, क्या तुम सिर्फ मुझे किस करोगे? तब फुजिनचेन कहता है, हाँ, और तुम सिर्फ मेरे होठों का इस्तेमाल करो। फिर वो दोनों एक दूसरे को बड़े शिद्दत से किस करने लगते हैं और यान मन में कह रही होती है, ये सब कितना ज्यादा अजीब है, वो सिर्फ मुझे किस कर रहा है और मेरा शरीर पूरा कांप रहा है और उसके होठ बहुत ही ज्यादा गर्म है। और फिर यान उससे कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। लेकिन वहीं फुजिनचेन उसे किस करते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर यान कहती है, रुक जाइए मास्टर फुजिनचेन, आपने मुझसे कहा था कि आप सिर्फ मुझे किस करोगे। तब फुजिनचेन कहता है, हाँ सिर्फ किस। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और यान को लेटाते हुए कहता है, यान तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे शरीर के हर एक पार्ट को किस करना चाहता हूँ। फिर यान हैरानी से कहती है, क्या हर एक पार्ट को? और फिर फुजिनचेन शुरू हो जाता है और वहीं यान कांपते हुए कहती है, प्लीज मास्टर फुजिनचेन रुक जाइए, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। तब फुजिनचेन उससे कहता है, यान तुम डरो मत, मैं तुमको इसकी आदत डलवा दूंगा और अब मैं किस से शुरुआत करता हूँ। ये सुनते ही यान चौंकते हुए मन में कहती है, क्या सीरियसली, क्या वो सच में वहाँ पर किस करने जा रहा है? और फिर फुजिनचेन उसके हर एक पार्ट को किस करना शुरू करता है और वहीं
यान कांपते हुए मन में कहती है ये फीलिंग। और फिर फूजिन चेन कहता है यान सच में तुम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। तब यान कहती है ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सुन फूजिन चेन ब्लश करता है और उसके करीब होते हुए कहते हैं क्या ये मेरी वजह से, क्या तुम मेरी वजह से ऐसी हो, है ना? तो प्लीज तुम हमेशा ऐसे ही बनी रहना और हमेशा मेरे साथ रहना। और फिर वो यान को किस करने लगता है और वहीं यान उसे खुद को किस करता देख मन में कहने लगती है मेरा दिमाग खाली होते जा रहा है और इसी के साथ मेरी बॉडी भी कमजोर होती जा रही है और कांप रही है। और वहीं फूजिन चेन उससे कहता है यान, और फिर यान उससे कहती है मास्टर फूजिन चेन रुक जाइए। तभी वो वेट्रेस अंदर आने से पहले कहती है सर और मैडम आपकी मिठाइयाँ तैयार है। उसकी आवाज सुनते ही वो दोनों ही चौंक जाते हैं और वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और फिर फूजिन चेन ब्लश करते हुए कहता है प्लीज अंदर आ जाओ। और वो वेट्रेस टेबल पर वो मिठाई रखती हुए कहती है आप इस मिठाई को एंजॉय करें। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यान मन में कहने लगती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने अभी अभी क्या किया। और फिर यान खड़ी होती है और कहती है अब मेरा पेट भर चुका है और अब मेरी नहाने की इच्छा है और मैंने सुना है कि इस होटल में एक गर्म पानी का झरना है। फूजिन चेन कहता है यहाँ पर महिला और पुरुष एक ही वक्त एक साथ वो झरने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बातें सुनी यान फूजिन चेन को गर्म पानी के झरने में इमेजिन करने लगती है और मन में कहती है क्या पुरुष और महिलाएं क्या एक साथ उस गर्म पानी के झरने का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो क्या इसका मतलब है कि मास्टर फूजिन चेन और मैं उस गर्म पानी के झरने में नेकेड एक साथ? और वहीं फूजिन चेन उसे कुछ सोचता देख उससे कहता है क्या हुआ? फिर यान बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और हिचकिचाते हुए कहती है मैं जापान के नेचुरल गर्म पानी के झरने का इस्तेमाल करना चाहती हूँ लेकिन। और फिर वो मन में कहने लगती है आखिरकार मैं उस बारे में कैसे सोच सकती हूँ? और फिर फूजिन चेन कहता है रिलैक्स हो जाओ, मैंने हमारे लिए निजी हॉट स्प्रिंग को बुक किया है। और फिर यान कहती है परफेक्ट अब मैं जा सकती हूँ। और यान हमें गर्म पानी के तालाब में दिखाई जाती है जहाँ पर वो कह रही होती है सच में ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, मैं पूरे दिन बहुत ही ज्यादा घूमी हूँ और इस गर्म पानी के झरने में नहाने से मेरी पूरी थकान मिट जाएगी। और फिर वो आसमान की ओर देखते हुए कहती है मैं यहाँ से तारे भी देख सकती हूँ, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर वो पानी के अंदर चली जाती है और मन में कहने लगती है आखिरकार अभी फूजिन चेन क्या कर रहा होगा और अभी अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके कारण मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। अरे नहीं, मैं वो बातें याद क्यों कर रही हूँ? क्या मैंने उस पल को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया? लेकिन मुझे वो सबसे बहुत ही ज्यादा नफरत है। फिर तभी यान को नींद आने लगती है और वहाँ फूजिन चेन आते हुए कहता है यान जागो। और यान आधी नींद में कहती है क्या हुआ? और फूजिन चेन उसे पकड़ चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ? जब तुम एक गर्म पानी के झरने में अकेली हो तो तुम पानी के अंदर कैसे सो सकती हो? क्या तुम ये बात जानती हो कि ये सब कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? तुम इसमें मर भी सकती हो। तब यान कहती है हाँ ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक था तो मुझे नींद आने लगी, मुझे माफ करना। और फिर तभी फूजिन चेन अपनी शर्ट उतारने लगता है और वहीं यान उसे ऐसा करता देख चिल्लाते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? अब फूजिन चेन कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से यहाँ स्नान करने जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो मैं यहाँ गर्म पानी में तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातें सुन यान मन में कहने लगती है क्या वो हर समय मुझे इसी तरह घूरता रहेगा और क्या ये मेरा भ्रम है या मैं पहले से ज्यादा गर्म महसूस कर रही हूँ और वो मुझे अभी भी घूर रहा है? नहीं, अगर मैं कुछ देर यहाँ और रुकी तो मैं उबल जाऊंगी। फिर यान उस तालाब से बाहर निकलती हुए कहती है मेरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। वहीं फूजिन चेन उसे याद करते हुए मन में कहने लगता है यहाँ पर हर तरफ उसकी खुशबू फैल चुकी है और मुझे उसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। और फिर सीन शिफ्ट होने में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान अपने रूम में ब्लश करते हुए मन में कह रही होती है अरे नहीं, ये हमारी ट्रिप का पहला दिन है और बहुत सारी चीजें हो चुकी है, धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ और कल मुझे क्या करना चाहिए? और तभी वहाँ एक लेडी आकर नॉक करती है और कहती है एक्सक्यूज मी। और फिर यान जाकर गेट खोलती है और वो वेट्रेस उसे एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहती है मिस, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे यंग चेयरमैन का जन्मदिन है और जैसे कि परंपरा चली आ रही है तो हम सभी गेस्ट को एक गिफ्ट देते हैं, तो प्लीज आप इसे रख लीजिए। यान उससे कहती है आपका शुक्रिया और फिर वो मन में कहने लगती है क्या फू फैमिली की स्टैम्प? और फिर यान उससे कहती है वैसे आपके चेयरमैन का नाम क्या है और क्या आपके यंग चेयरमैन का नाम फूजिन चेन है? तो वो वेट्रेस कहती है हाँ। उसे हाँ कहता देख यान थोड़ा हैरान होती हुए मन में कहने लगती है ये रेस्टोरेंट फू परिवार का है और आज फूजिन चेन का बर्थडे
बर्थडे है। और फिर वो गेट बंद कर लेती है और मन में कहती है आज उसका बर्थडे है। और यान फूजिनचेन को याद कर मन में कह रही होती है अब मैं खुद से पूछती हूँ कि गॉड ने मुझे फिर से दूसरा मौका क्यों दिया है, या सिर्फ बदला लेने के लिए। और जब से वो मेरी जिंदगी में आया है मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है और अब मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा रंगीन हो चुकी है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और जो मेरी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ ये जीवन उससे बिल्कुल ही अलग है। और क्या गॉड ने मुझे फिर से बदला लेने के लिए एक मौका दिया है या फिर मुझे खुशी खोजने का एक मौका दिया है। और फिर वो दरवाजे के पास जाती है और मन में कहने लगती है वो इसी दीवार के उस पार है, क्या मैं उसे खुशी देने के योग्य हूँ। और फूजिनचेन आखिरकार तुम क्या चाहते हो। फिर वो पुरानी बातें याद करने लगती है जहाँ फूजिनचेन ने उससे कहा था यान मैं तुम्हें चाहता हूँ। यान मन में कहती है क्या वो मुझे चाहता है और मैं उसे क्या दे सकती हूँ। और फिर वो गेट ओपन करती है जहाँ फूजिनचेन कपड़े चेंज कर रहा होता है और यान उसे देख जोर से चिल्लाती है और फिर तुरंत गेट बंद कर मन में कहने लगती है ओ गॉड मैंने ये क्या देख लिया और उसका इंटीमेट पार्ट इतना ज्यादा क्लियर है, मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर तभी फूजिनचेन गेट खोलता है और उससे कहता है एक तो तुमने मुझे देख लिया और अब तुम यहाँ से भागना चाहती हो। वहीं यान उसे आता देख चौंक जाती है। फिर फूजिनचेन उसके करीब आता है और वहीं यान चिल्लाती हुई उससे कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो अलग अलग रूम के बीच में एक दरवाजा क्यों है भला। फिर फूजिनचेन कहता है दरवाजे को बंद कर दिया गया है, बेशक वो 2 कमरे हैं। फिर यान कहती है लेकिन मैंने इसे अभी अभी खोला है। फिर फूजिनचेन कहता है क्योंकि इसे सिर्फ तुम्हारी तरफ से ही खोला जा सकता है। ये बात सुन यान थोड़ा हैरान होती हुई कहती है क्या सिर्फ ये मेरी तरफ से खुल सकता है। फिर फूजिनचेन कहता है हाँ अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आती है तो तुम किसी भी वक्त दरवाजा खोलकर मुझे देख सकती हो और जब तुम ये दरवाजा खोलती हो तो इसका ये मतलब है कि हम दोनों एक ही रूम में हैं। बस सुन यान मन में कहती है क्या एक ही रूम में। फिर फूजिनचेन उसके चेहरे को छूने लगता है और वहीं यान उससे कह रही होती है ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा अजीब है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फूजिनचेन कहता है वैसे तुमने इस दरवाजे को खोल लिया है तो अब तुम मुझसे दूर मत भागो। और यान तुम मुझे देखना चाहती थी है ना, और यान तुम मुझे नेकेड देखना चाहती थी है ना, और अब यान तुमको इसकी जवाबदारी लेनी होगी। और फिर तभी फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और वहीं यान मन में कह रही होती है कि ये लिप्स बहुत ही ज्यादा गर्म है और वो हमेशा मेरे साथ इतना जेंटल क्यों बना रहता है और वो मेरे दिल पे जमी बर्फ को धीरे धीरे हटा रहा है और वो हमेशा उसकी देखभाल और उसकी रक्षा करता है, मेरे शरीर का सबसे कोमल हिस्सा। और अब मैं खुद को उससे जुड़ने से खुद को नहीं रोक पा रही, अब मैंने खुद को उसकी सज्जनता में शामिल कर लिया है और अब मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। और फिर यान उससे कहती है मास्टर फूजिनचेन आपने मुझे बहुत ही ज्यादा टाइट पकड़ा हुआ है। और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है तो क्या तुम मुझे खुद से दूर नहीं धकेलना चाहती। और यान मेरी सहन शक्ति की एक सीमा है, हाँ मुझे यकीन नहीं है कि जो मैं करने वाला हूँ तुम उसको सहन कर पाऊंगी या नहीं। यान कहती है हाँ मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए। फिर फूजिनचेन हैरानी से कहता है जन्मदिन, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। अब यान कहती है वो। और फिर फूजिनचेन कहता है अच्छा वो बेवकूफ बुड्ढा, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने सालों से ऐसा करता आ रहा है और अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा और वो अभी भी इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहा है। और फिर यान फूजिनचेन के चेहरे को छूती हुई कहती है ये नॉर्मल है कि मॉम डैड अपने बच्चे के जन्मदिन को सबके साथ सेलिब्रेट करे। और फिर वो मन में कहने लगती है फूजिनचेन तुम एक जोशीले परिवार में पैदा हुए हो इसीलिए तुम जानते हो कि प्यार कैसे किया जाता है। और फिर वो उससे कहती है मास्टर फूजिनचेन मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको आपके जन्मदिन का गिफ्ट देना चाहती हूँ और आप जो कुछ भी चाहोगे मैं आपको वो दे दूंगी। फूजिनचेन हैरानी से कहता है क्या कुछ भी। और वहीं यान मन में कहती है मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। और फिर वो ब्लश करती हुए उससे कहती है हालांकि मैं अभी भी नहीं जानती कि एक व्यक्ति से प्यार कैसे किया जाता है लेकिन बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। और फिर फूजिनचेन उसे इस तरह देख उससे कहता है तो फिर यान तुमको तैयार हो जाना चाहिए और मैं इस बार इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं खुद को सीमित रख पाऊंगा। और वहीं यान उसे इस तरह देख मन में कहने लगती है मैंने फूजिनचेन के चेहरे पर इससे पहले इस तरह के एक्सप्रेशन कभी नहीं देखे। और फिर फूजिनचेन उसके चेहरे को छूते हुए कहता है बाद में तुम इस पर रिग्रेट मत करना। और वहीं यान मन में कह रही होती है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है। और फिर तभी फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और वहीं यान मन में कह रही होती है ये पहली बार है जब उसने इसे नहीं छुपाया।
और वो डिनर के वक्त जितना ज्यादा एक्साइटेड था वो इस समय उससे भी कई ज्यादा एक्साइटेड है। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो उस गिफ्ट को खोल रहा है जिसका उसको बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। फिर फूजिनचेन कहता है मैंने पहले तुम्हें किस कर कर एहसास की आदत डलवाने में तुम्हारी मदद की थी, तो क्या मैं इसे जारी रख सकता हूँ? अब यान उससे कहती है मैंने तुमसे वादा किया है, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। फिर फूजिनचेन कहता है अब से तुम्हें पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और फिर फूजिनचेन शुरू हो जाता है और वहीं यान दर्द के मारे मन में कह रही होती है आखिरकार वो दिन आ ही गया। और वहीं फूजिनचेन मन में कहता है आखिरकार उसने अपना दिल मेरे लिए खोल ही दिया। और फिर यान दर्द के मारे कहती है रुक जाइए। और फिर वो मन में कहने लगती है ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है और मैंने इससे पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। वो सच में बहुत ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर है और मैं खुद को खोने वाली हूँ और यहाँ तक कि मैं खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। फूजिनचेन यान को किस कर रहा होता है और वहीं यान मन में कह रही होती है कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है तो उसे ऐसा ही महसूस होता होगा और अब मैं बिल्कुल भी उसका विरोध नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अब उसकी दया पर निर्भर हूँ। फिर यान कांपते हुए कहती है मास्टर फूजिनचेन प्लीज ये सबको यहीं रोक दीजिए। और फिर वो मन में कहती है अगर वो इसी तरह ये सबको जारी रखता है तो मेरा दम घुट जाएगा। और फिर यान हाँफते हुए कहती है मास्टर फूजिनचेन बस बहुत हो गया। तब फूजिनचेन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुमको पछताने का मौका नहीं मिलेगा। फिर यान मन में कहने लगती है मैं फूजिनचेन के इस पागलपन से पता लगा सकती हूँ कि उसने इस दिन का कितना लंबे समय से इंतजार किया है और आखिरकार आज उसे वो मिल ही गया जो वो चाहता था। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ वो दोनों एक साथ बेड पर होते हैं और वहीं यान सोकर उठ जाती है और उसे ऐसा उठता देख फूजिनचेन कहता है गुड मॉर्निंग यान। और यान उसे देख हैरानी से कहती है फूजिनचेन। और फिर वो रात की बातें याद करते हुए मन में कहती है अरे नहीं कल रात। और फिर वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है सच में ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और उसे ऐसा रिएक्ट करता देख फूजिनचेन स्माइल करने लगता है और फिर वो यान को गले लगाते हुए कहता है यान क्या अब तुम शर्मा रही हो और कल रात को तुम बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। यान कहती है वो मायने नहीं रखता, कल तुम्हारा जन्मदिन था इसलिए मैंने ये कहती हुए वो उठती है और तभी उसकी कमर में दर्द होता है और मन में कहती है आ मेरी कमर। और फिर वो गिरने लगती है तभी फूजिनचेन उसे पकड़ लेता है और कहता है यान बस तुम लेट जाओ जल्दी ही ये ठीक हो जाएंगी। और वहीं यान मन में कह रही होती है सच में ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और ये व्यक्ति क्या वो पहले सिर्फ जेंटल होने का दिखावा कर रहा था और कल रात तो वो एक जंगली जानवर बन गया था। और फिर फूजिनचेन कहता है यान मैंने तुमको अच्छी तरह से तैयार कर दिया है और यान तुम्हारे लिए ये पहली बार होगा जब तुमने किसी व्यक्ति को जानवर की तरह बर्ताव करते हुए देखा होगा है ना। तब यान कहती है तुमसे ये किसने कहा कि ये मेरा पहली बार था। उसकी ये बातें सुन फूजिनचेन गुस्से होते हुए कहता है क्या तुमने इससे पहले ऐसा कुछ किया है। और फिर वो यान को किस करने लगता है और तभी यान अपने मुंह फेरते हुए कहती है बस बहुत हो गया, अभी अभी सुबह हुई है और तुमने मेरी सांसें लगभग रोक ही दी है। फिर फूजिनचेन ब्लैंकेट को उड़ाता है और यान चिल्लाते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वो मन में कहने लगती है आखिरकार वो ब्लैंकेट के अंदर क्यों आया, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। और फिर फूजिनचेन कहता है मुझे बताओ कि तुमने ऐसा किसके साथ किया है। तब यान उससे कहती है मैं झूठ बोल रही थी, अब शांत हो जाओ। और फिर वो मन में कहने लगती है मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, क्या वो फिर से दोबारा वैसा ही करने जा रहा है। और फूजिनचेन कहता है क्या झूठ बोला था, अब तुमको इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर तभी वो यान को किस करने लगता है और शुरू हो जाता है। फिर यान कहती है प्लीज अब मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है। तब फूजिनचेन कहता है पिछली रात इसकी तुमको आदत हो गई होगी, अब कोई समस्या नहीं होगी। और फिर यान मन में कहने लगती है मुझे इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था कि एक मानव शरीर कितना ज्यादा अद्भुत हो सकता है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है यहाँ पर वो दोनों गर्म पानी के झरने में होते हैं और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है अरे तुम इतनी दूर मुझसे क्यों भाग रही हो, आओ मैं तुम्हें क्लीन कर दूं। हो सकता है कि तुम उस पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन ना कर पाओ। इसकी बातें सुन यान गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है नहीं मुझसे दूर रहो, मैं ये खुद कर सकती हूँ। फिर वो ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है आखिरकार मैं स्वतंत्र रूप से अब काम कर सकती हूँ। और फिर फूजिनचेन कहता है आखिरकार तुम इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही हो और हम पहले से ही बहुत ही ज्यादा करीब है और अब से यान तुम्हें मुझे फूजिनचेन
चेन कहना चाहिए या फिर तुम मुझे हनी भी कह सकती हो। फिर यान चिल्लाते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो हैरानी से मन में कहने लगती है क्या मैं आखिरकार इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कल से मुझ पर अत्याचार कर रहा है और अब वो निर्दोष होने का नाटक कर रहा है, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। और वहीं पीछे फूजिन चेन मासूम से स्माइल कर रहा होता है और फिर यान कहती है ये नाटक करना बंद करो, तुम पहले जेंटलमैन होने का नाटक कर रहे थे। उसकी ये बातें सुन फूजिन चेन मन में कहने लगता है उसे पता चल गया वो पहले से ही एक जंगली बिल्ली की तरह है जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त है, लेकिन जो भी कहो वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और फिर फूजिन चेन यान से कहता है तो फिर मैं तुम्हें बिल्ली का बच्चा कहूंगा। ये सुन यान उससे कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर फूजिन चेन कहता है जंगली बिल्ली का बच्चा। उसकी बातें सुन यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है नहीं मैं नहीं हूँ, तुम हो जंगली के बिल्ले और तुम एक जानवर हो। उसे ऐसा कहता देख फूजिन चेन हंसने लगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों हमें मार्केट में दिखाए जाते हैं जहाँ यान फूजिन चेन से कह रही होती है ये जगह बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है। तब फूजिन चेन कहता है हाँ और बाद में हम स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने के लिए जा सकते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी बाजू से साउंड आता है और फूजिन चेन यान का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है यान इधर देखो म्यूजिक बॉक्स, क्या तुम्हें पसंद है। यान को कुछ अजीब लगता है और उसका हाथ डॉज करते हुए कहती है वो। वहीं फूजिन चेन को उसे ऐसा करता देख कुछ समझ नहीं आता और फिर यान ब्लश कर वहाँ से जाते हुए कहती है हाँ देखो वहाँ पर और भी ज्यादा खूबसूरत बॉक्स है। पर फूजिन चेन उसे कुछ नहीं कहता और वहीं यान वहाँ से तेजी से आगे बढ़ जाती है और जाते हुए कांपते हुए मन में कहने लगती है ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। और यान मन में कह रही होती है दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मेरा शरीर और मेरी फीलिंग्स की बातें मुझे याद दिलाती है फ्यूचर में उसके साथ कैसे रहूंगी। इन शिफ्ट होते में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान घर के अंदर एंटर हो रही होती है और वहीं फूजिन चेन उससे कह रहा होता है यान ब्लश करती हुए कहती है बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट कर वो अंदर चली जाती है। और वहीं फूजिन चेन उसे कुछ नहीं कह पाता कि अंदर यान ब्लश करते हुए मन में कह रही होती है इस बात को नोटिस किया होगा कि मैं पूरे दिन उससे बसती रही लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा किया। ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है और उसने खुद को मुझे उसके प्यार में गिरते हुए बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा है और वो ठीक मेरे बाजू वाले रूम में है, लेकिन वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। दूसरी तरफ फूजिन चेन मन में कह रहा होता है जो पहले ही मिल चुका है लेकिन मुझे इसे उसे देने का मौका मिला ही नहीं और वो पूरे दिन मुझसे बसती रही। ऐसा लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था, इस कारण वो मुझसे डर रही है। जिन चेन लास्ट नाइट की बातें याद कर ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है वो सच में इतनी ज्यादा प्यारी है कि मैं अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। यान अब तक सो चुकी होंगी। यान का फोन वाइब्रेट होने लगता है और यान फोन उठाती है और कहती है हेलो डैड। डैड उससे कहते हैं यान तुम्हारा भाई लापता हो चुका है। कहती है डैड आप घबराए ना, आप मुझे आराम से बताइए कि वो कैसे गायब हो गया। अब वो कहते हैं उसने कहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जापान जा रहा है और इन कुछ दिनों में मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और यान अब जबकि तुम वहाँ पर हो तो जाकर उसकी जांच करो, मैं तुमको उसकी लास्ट लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। फिर यान कहती है हाँ ठीक है डैड और फिर फोन कट हो जाता है और यान के फोन पर लोकेशन आ जाती है और वो लोकेशन को देख यान कहती है अच्छा तो ये है वो लोकेशन और ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है तो मुझे जाकर वहाँ चेक करना चाहिए। और फिर यान उस जगह पहुँच जाती है और मन में कहने लगती है ये लोकेशन तो यहीं की है लेकिन वो यहाँ पर क्यों आएगा भला। तभी अचानक पीछे से कोई आकर यान को क्लोरोफॉर्म सुगाने लगता है और वहीं यान बेहोश होती हुई मन में कहती है अरे नहीं ये तो बेहोशी की दवा है फूजिन चेन। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान को होश आ जाता है और वहाँ पर उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है जिंग याओ। और फिर तभी पीछे खड़ा एक व्यक्ति चाकू उछाल हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। और वही यान हैरानी से कहती है जिंग याओ आखिरकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये व्यक्ति कौन है। तब जिंग याओ कहता है वो एक मरा हुआ कुत्ता है। और फिर तभी यान उसके मुंह पर एक लात मार देती है और यान को ऐसा करता देख जिंग याओ चिल्लाते हुए उससे कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तब यान कहती है आखिरकार मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी भला, तुम्हारी वजह से मेरे खुशी के पल बर्बाद हुए और मैं परेशान भी हुई। जिंग याओ चिल्लाते हुए कहता है तुम ये सब दिखावे के लिए करती हो ताकि तुम डैड की दौलत को पा सको, वैसे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 120 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।